मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त, जो भी मित्र 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके एग्जाम 2024 में, जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग जो है पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपके एग्जाम में हर साल आता है। और मैं जो चीज बताऊंगा, मैं आज जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कराऊंगा, बहुत कम समय में एक जादुई ट्रिक के साथ में जो है आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाने जा रहा हूं। तो आशा करते हैं कि आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं, जो भी दोस्त और जो भी मित्र मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आज का स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग पार्ट 1 में जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको मात्र 30 सेकेंड में कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, मैं आपको एक जादुई ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो जरूर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और चैनल पर बने रहिए। मैं बहुत सारे प्रश्नों को भी बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग सीखते हैं जादुई ट्रिक से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को 2 विधि से संतुलित करते हैं। पहला एक अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को हम लोग 2 विधि से संतुलित करते हैं, एक अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो आज हम लोग जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, हम लोग अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती हैं, एक अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो आज हम लोग जो है अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो ये आप ध्यान से देखिए, इस बोर्ड पे आपको हर चीज बारीकी से समझ में आएगी। आप याद रखिएगा कि जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला LHS और दूसरा RHS। समझ में आ गया? यानी जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसके 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है और दूसरा RHS होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? LHS जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा RHS राइट हैंड साइड होता है। और बीच में एक एरो का चिन्ह होता है ना, इसको हम लोग इज गोइंग टू भी बोलते हैं। समझ में आ गया? जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है और दूसरा RHS होता है, ठीक है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बीच में एक एरो होता है, इसको एरो चिन्ह या इसको हम लोग इज गोइंग टू हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इज गोइंग टू से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। एक चीज और याद रखिएगा कि LHS को हम लोग जो है रासायनिक समीकरण में जो LHS है उसको हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसे हम लोग क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। ये बातें समझ में आ गई। LHS को हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार RHS को हम लोग जो है उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ये बातें समझ में आ गई। RHS को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग क्रियाफल भी कह सकते हैं, इसको क्रियाफल। ये बात समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक या क्रियाकारक कह सकते हैं, RHS को उत्पाद या क्रियाफल कह सकते हैं। जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो कोई बेसिक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। जब मान लीजिए मैं रासायनिक समीकरण को जादुई ट्रिक से मैं समझाऊंगा तो आपको जो बेसिक चीजें की नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे।
है ना। तो इसलिए आपको मैंने ये चीज भी बता दिया। तो जो भी विद्यार्थी अगर वो 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं या +2 की तैयारी करते हैं, आईएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके भी एग्जाम में जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आता है 5 नंबर का। और आपके एग्जाम में यानी 10वीं क्लास के एग्जाम में भी प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और यह बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए कि एलएचएस का मतलब, यानी जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक एलएचएस होता है जिसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, दूसरा आरएचएस होता है जिसको राइट हैंड साइड करते हैं, और बीच में हम लोग एरो चिन्ह से दर्शाते हैं जिसको इंग्लिश में इज गोइंग टू हम लोग बोलते हैं। एलएचएस को हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं और आरएचएस को उत्पाद या क्रिया फल भी हम लोग कहते हैं। तो इस बात को पता होना चाहिए आपको। अभिकारक किसे कहते हैं, हमने आपको पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पार्ट 1 में हमने आपको बताया है कि अभिकारक किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों की परिभाषा तो याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया है और आप जो है इतने प्रेम स्नेह से पूरे वीडियो को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और आप अगर 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको एग्जाम देना है अगले साल, तो आप आशा करते हैं कि आपके सही प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अभिकारक किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह बेसिक नॉलेज तो पता हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे चलिए अब हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले आपके एग्जाम में कैसे एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है, तो हमने कई क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखा। तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार जो है एग्जाम में जो है शब्द समीकरण दे देता है, उसके बाद आपको कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण को लिख करके उसको संतुलित करना होता है। तो इसलिए जो है मैं अभी जो बातें बता रहा हूं, जो समीकरण को संतुलित करना सिखा रहा हूं, वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी समीकरण, जितने भी समीकरण मैं आपको संतुलित करना सिखाऊंगा, लगभग मैं 16, 17, 18 समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। और जो भी समीकरण बता रहा हूँ सभी समीकरण इंपॉर्टेंट है और यही सब समीकरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे और बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पे जान भी लेंगे, है ना। और बहुत आसान तरीका से, बहुत इजी तरीका से, जादुई ट्रिक के माध्यम से भी जो है मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखा रहा हूं। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को छोड़ के भागेगा नहीं तो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न बनेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत आसान तरीका से, जादुई ट्रिक के माध्यम से जो है मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ईजी लगेगा आपको, आसान लगेगा, मजा आ जाएगा आपको देखने में, है ना। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न दिया रहेगा सब समीकरण, तो आपको कंकाली समीकरण लिखना होगा, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना होगा, है ना। तो क्या दिया है सब समीकरण में, तो आयरन जो है भाप के साथ संयोग करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है और कौन से गैस को मुक्त करता है। तो आप बताइएगा कि आयरन जो है भाप या जल के साथ संयोग करके अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह भी एक प्रश्न के रूप में यह प्रश्न बन जाएगा कि आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न में। तो आपको प्रश्न में मिल गया इस समीकरण से। और आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि आयरन भाप के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो आप बता दीजिएगा कि आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई। अब इसको संतुलित करना है, तो जब शब्द समीकरण दिया गया है तो आपको कंकाली समीकरण लिखना होगा। तो कंकाली समीकरण क्या है, तो आयरन का संकेत Fe होता है, भाप का संकेत या सूत्र H2O होता है और आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe3O4 होता है और हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अब यह कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण यहाँ पे दिया गया है। अब जो है आपको संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण लिखने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब हम आपको बता रहे थे शुरू में कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं वह 2 पार्ट में होते हैं, एक LHS होता है और दूसरा RHS होता है। जो हमने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, यह LHS है और ये क्या है, RHS है। समझ में है ना। और यह LHS है और यह RHS है। तो LHS को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाकारक, और उत्पाद को क्या कहते हैं, RHS को क्या कहते हैं, क्रिया फल कहते हैं। इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, अभिकारक है और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। ये बात समझ में आ गई, हमने पहले आपको सिखाया था ये बात, है ना। इसके पहले जस्ट हमने आपको ये बात बताई थी
कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो वह दो पार्टों में विभक्त होता है, एक एलएचएस होता है और दूसरा आरएचएस होता है। एलएचएस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और आरएचएस को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, और इसके बीच में एक एरो का चिन्ह होता है, देखिए यहाँ पे, जिसको हम लोग इज गोइंग टू बोलते हैं। इतनी बातें हमने आपको सिखाई थी, ठीक है। उसके बाद अब ये अभिकारक जो है, तो अभिकारक किसे कहते हैं, हमने ये भी बातें सिखाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, तो Fe यानी लोहा है, आयरन है, और H2 का मतलब जल या भाप है। और इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन है, तो Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। इतनी बातें समझ में आ गई कि रासायनिक समीकरण को जब भी संतुलित करते हैं तो वो दो पार्ट में होता है, एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड होता है। अभिकारक और ये उत्पाद, तो कैसे संतुलित करेंगे ध्यान से समझेंगे, वो बेसिक चीजें हमने आपको सिखा दिया, बहुत आसान तरीका से 30 सेकंड में आप समझ जाएंगे। तो इसमें हमने बताया कि अभिकारक कौन कौन है। देखिए Fe है, Fe अभिकारक है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो एक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब Fe में यानी आयरन में परमाणु की संख्या कितनी है, एक है। अब H2O यह भी अभिकारक है, तो H क्या है, H2 है। इसका मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार उत्पाद को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिए, बारीकी से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब उत्पाद में आयरन की परमाणु संख्या कितनी है, 3, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 4 है। ठीक उसी प्रकार उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ये बातें समझ में आ गई। आप इस तरह से बना लेंगे, है ना, रफ कर देंगे। उसके बाद अब आप इसको इक्वल करेंगे, किस विधि से, तो अनुमान विधि से। हम लोग जब भी, हमने क्या बताया कि हम लोग आज जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं वह किस विधि से संतुलित करना सीख रहे हैं, तो अनुमान विधि से सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुमान विधि में देखा जाता है कि सबसे बड़ा मान किसका है, अभिकारक और उत्पाद में। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है ना। यानी इन सभी अभिकारक और उत्पाद में सबसे बड़ी संख्याओं का मान ऑक्सीजन का है, जिसकी परमाणु संख्या 4 है इस समूह में। तो सबसे पहले हम लोग बड़े का मान को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना से, अभिकारक में कितना से गुना करेंगे कि क्या होगा, 4 प्राप्त होगा इस समूह में। समझ में आया। यानी अभिकारक में कितना से गुना करेंगे कि हमें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन में 4 से गुना करेंगे, तभी तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 होगी। तो यहाँ पे जब हम 4 से गुना किए हैं तो 4 में ये दोनों, इस दोनों समूह में गुना हुआ, तो 4 दूना 8, यानी हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 गुना 1 बराबर 4, यानी ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 हुआ, और हाइड्रोजन कितना हुआ, 8 हुआ। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 8, लेकिन उत्पाद में देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी हम कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, यानी उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 3, और यहाँ पे आयरन कितना है, 1, तो हम आयरन में भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, परमाणु संख्या आयरन का 3 होगा। यानी देखिए ध्यान से, हमने आयरन में 3 से गुना किया था, परमाणु आयरन का 3 मिला। तो अब देखिए अभिकारक में भी आयरन की परमाणु 3 हो गई और उत्पाद में भी आयरन की परमाणु 3 हो गई। उसी तरह हाइड्रोजन 4 दूना 8, यानी अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु 8 हो गई और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु 8 हो गई। ऑक्सीजन की परमाणु 4 है, तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु 4 हो गई। इसका मतलब हमें रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते वो मान प्राप्त हो गया। अब संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है उसको उतार दीजिए, जो कंकाली समीकरण में जो दिख रहा है आप उसको क्या कीजिए, उतार दीजिए। अब उसके बाद आप जहां जहां गुना किए हैं उस अंक को बैठा दीजिए। जिस अंक से आपने अभिकारक के समूह में और उत्पाद के समूह में जिस अंक से गुना किया है इस समीकरण में बैठा देना है। जैसे यहाँ पे Fe है, तो Fe में कितना से गुना किए हैं, 3 से ना, तो यहाँ पे आप 3 बैठा दीजिए। समझ में आया। उसी तरह H2O में देखिए, H इस समूह में, H2O समूह में, ये जो अभिकारक का समूह है इसमें कितना से गुना किए हैं, 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 4 बैठा दीजिए। यहाँ पे Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड का जो उत्पाद का समूह है इसमें आपने किसी भी चीज से गुना नहीं किया, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे
H2 में कितना से गुना किए हैं, तो 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 4 बैठा दीजिए। इस तरह से ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ वो कौन सा समीकरण हुआ, संतुलित समीकरण हुआ। कैसे, देखिए यहाँ पे अब आयरन 3 गो है, यहाँ पे भी देखिए तो आयरन 3 गो है, और हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8 गो है, देखो तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, तो देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 गो है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। हमने इतना धीरे क्यों बताया, आपको समझाने के लिए बताया। समझ में आ गया। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित करना समझ में आ गया। कैसे हुआ समझ में आया। चलिए हम लोग अगला बताते हैं तो वह और भी आपको समझ में आएंगे, है ना, और आसान तरीका से, और इसको हम लोग बारीकी से बढ़िया से समझते हैं अब आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की तरफ। तो अगला समीकरण है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह सब समीकरण दिया गया। इससे क्वेश्चन फर्स्ट में प्रश्न पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में दी जाती है तो क्या बनता है। तो आप बताइएगा कि मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दी जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग इसका कंकाली समीकरण लिखते हैं, है ना। आपके एग्जाम में सब समीकरण दिया रहेगा, आपको कंकाली समीकरण लिख करके इसको संतुलित करना होगा या ढांचा समीकरण लिख करके। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है तो Mg लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है तो O2 लिखेंगे। इज गोइंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत MgO होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको संतुलित करना है। तो आप कैसे इसको संतुलित कीजिएगा, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। तो अभिकारक का एक समूह बनाएंगे और उत्पाद का भी एक अलग समूह बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम है, अभिकारक है तो Mg लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो कुछ भी नहीं है, एक है। इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ पे O2 है तो इसका मतलब 2 है परमाणु संख्या। ठीक, उस प्रकार उत्पाद में MgO है तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। यह अभिकारक का समूह हो गया और ये उत्पाद का समूह हो गया। तो हमने अलग अलग समूह में बांट दिया। अब हमको देखना है कि अभिकारक और उत्पाद में क्या सभी परमाणु संख्याएं आपस में इक्वल है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो सबसे पहले जो बड़ा मान होता है उसको संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 ही है। तो हम यहाँ से 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस 2 से इस दोनों में गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना, यानी 2 में मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर 2 में ऑक्सीजन की 1 परमाणु संख्या गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। ये 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 1 बराबर 2। समझ में आ गया। अब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 1 ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। अब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। देखिए तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो गई, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। इसका मतलब आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। आप क्या करेंगे, दिए गए कंकाली समीकरण को एक बार उतार लेंगे, फिर दोबारा इज गोइंग टू करेंगे और यहाँ पे MgO लिख देंगे, है ना। अब जहां जहां गुना किए हैं आप वहां पे बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे Mg के सामने आपने 2 से गुना किया था, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। ऑक्सीजन के सामने आपने किसी भी संख्या से गुना नहीं किया था, छोड़ देंगे। यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने आपने 2 से गुना किया है, यहाँ पे 2 बैठा देंगे। और इस तरह से दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। देखिए कितना जल्दी बन गया। आप इसको बड़ी जल्दी, बड़ी आसान तरीका से, और इस बात को आप समझ गए तो आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आसान है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आंसर आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की ओर, अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अगले रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे समीकरण की ओर। तो तीसरा समीकरण क्या दिया गया है, सब समीकरण नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गोइंग टू अमोनिया। ये प्रश्न आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। तो आप बताइएगा कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब कंकाली समीकरण क्या होगा, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N2 होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है। और अमोनिया का संकेत क्या होता है, तो NH3 होता है। ये चीज आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपको कंकाली समीकरण लिखने नहीं आएगा।
समझ में है ना। कम से कम आपको 50 तक तत्वों का नाम आना चाहिए, बहुत सारे यौगिकों का नाम भी आना चाहिए। मेरे चैनल पे जो है बहुत सारे यौगिकों का नाम दिया गया है, तो आप जरूर उस सबको देख लीजिएगा। नहीं तो आप कहिएगा कि सर फिर से वीडियो बना दीजिए सभी तत्वों को और यौगिकों का नाम का सूत्र का, तो मैं आपको बता दूंगा सूत्र संकेतों का संकेतों। अगर आप ये समझ लीजिए कि आपको कंकाली समीकरण लिखना है तो आपको संकेत और सूत्र आने चाहिए, है ना। नहीं आता है तो मैं उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि सब समीकरण दिया गया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गोइंग टू अमोनिया। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। इसका कंकाली समीकरण क्या होगा, तो N2, नाइट्रोजन का संकेत N2, हाइड्रोजन का संकेत H2 और अमोनिया का NH3। समझ में आ गया। अब इसका संतुलित समीकरण क्या होगा, तो संतुलित समीकरण लिखने से पहले आपको रब करना होगा। हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप अभिकारक में देखिए कि कौन कौन अभिकारक है। दिए गए समीकरण में आप देखिए पहले अभिकारक कौन है, तो N2 और H2 है और उत्पाद कौन है, NH3। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या N2 है, इसका मतलब 2 है, और उसका हाइड्रोजन H2 है, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार उत्पाद में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे NH3 है यानी अमोनिया, तो अमोनिया में N का मान कितना है, 1, यानी N का परमाणु 1 है, और हाइड्रोजन की परमाणु कितनी है, तो हाइड्रोजन की परमाणु 3 है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे H3 इसका मतलब 3 है। तो अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप बड़ा मान देखिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अभी क्रिया में जो है हाइड्रोजन की परमाणु 2 है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु 3 है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े मान को बराबर करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे इस 2 से इस उत्पाद में समूह में गुना होगा। समझ में है ना। 2 से अगर N, यहाँ पे देखिए 3 गुना 6, यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और यहाँ पे 3 गुना 6 हाइड्रोजन की परमाणु हो गए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अब हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे N2 कितना है, 2 है, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। हम यहाँ पे 2 से ही गुना क्यों किए, अब प्रश्न आता है कि हम यहाँ 2 से ही गुना क्यों किए, क्योंकि रीजन था, क्योंकि हम अगर यहाँ पे 2 से इसलिए गुना किए क्योंकि 3 गुना 6 होता है, और नाइट्रोजन की मान यहाँ पे 2 था परमाणु संख्या, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुना किया ताकि क्या हो, इस नाइट्रोजन का भी परमाणु संख्या यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाए और हमको यहाँ पे गुना न करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुना किया। समझ में आ गया। तो 3 गुना 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 हो गई, और 2 गुना 1 यानी 2, यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गया, और हाइड्रोजन के सामने हमने फिर 3 से गुना कर दिया, तो 3 गुना 6 हो गया। तो यह अभिकारक और उत्पाद भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो संतुलित समीकरण मिल गया आपको, है ना। आप क्या करेंगे, आप इस समीकरण दिए गए कंकाली समीकरण को उतार लीजिए, और जहां जहां आपने गुना किया है उस मान को आप क्या कीजिए, बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 से गुना किए हैं H2 में, तो यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, और यहाँ पे NH3 में जो है आपने 2 से गुना किया, तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। अब इस तरह से दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन के 3 गुना 6 और 3 गुना 6 हाइड्रोजन का भी। तो इस तरह से दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब है शब्द समीकरण में पोटेशियम प्लस जल इज गोइंग टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पे एक और शब्द समीकरण दिया गया है। चौथा समीकरण क्या है कि पोटेशियम जो है जल के साथ संयोग करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है, वर्ष में स्पष्ट ध्यान रखिएगा। पोटेशियम जो है जल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो अब ये शब्द समीकरण है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो कंकाली समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या होगा, अब पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो K होता है। जल का संकेत क्या होता है, H2O होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2 होता है। समझ में आ गया। यानी समीकरण को समझने के लिए कंकाली समीकरण आप तभी लिख सकते हैं जब आप सबका संकेत, सबका यौगिकों का, सूत्रों का पता होना चाहिए, है ना। आप कंकाली समीकरण तभी लिख सकते हैं जब आप जितने भी तत्व हैं उनके संकेत या जितने भी यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्रों को आप याद किए होंगे। तो यह बहुत जरूरी है ना। आप जरूरी सभी सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पोटेशियम का संकेत K होता है, जल का सूत्र H2O होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH होता है, और हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 होता है। समझ में आ गया। तो हमने यह कंकाली समीकरण लिख दिया है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण लिखने से पहले आपको संतुलित समीकरण यहाँ पे लिखना है। तो संतुलित समीकरण कब लिख सकते हैं, जब आप इसका रफ करेंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को समझ लेंगे। तो दिए गए समीकरण में क्या है, K और H2 अभिकारक है
और KOH और H2 क्या उत्पाद है। तो सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे। तो K में परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। H2O में परमाणु संख्या कितनी है, यानी हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, लिख दिए। उस तरह KOH जो उत्पाद दिया गया है, उस उत्पाद में जो है K की परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। नहीं समझ पाया। K का मतलब पोटेशियम, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन। तो K यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। O यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। H यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। समझ में आ गया। उस तरह आगे बढ़िए। दूसरे समूह में H2 है, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। इतनी बातें नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने हो गए, 2 हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसमें किसका कितना मान है। अब दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है। चलिए आशा करते हैं कि आपको अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 होगी, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। यहाँ पे पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 2। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका मान सबसे बड़ा है और क्या संतुलित है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 2 और 1 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो बराबर नहीं है। इसको सबसे पहले बराबर करेंगे, पहले बड़े मान को बराबर करेंगे। समझ में आया ना, पहले बड़े मान को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे तो 3 आएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यानी 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने हो गए, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से हाइड्रोजन में गुना करेंगे 1 तो 2 ही आएगा, तो 2 2 4। देखिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन में की परमाणु संख्या 1 है, तो 2 गुने 1 तो 2 हो गया। और फिर पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 है, तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। यानी पोटेशियम का भी परमाणु संख्या 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 2 हो गया और हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 हो गया। और पहले से 2 यहाँ पे दिया है, तो 2 गुना 2 4 हो, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। देखिए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 मिल गया। यहाँ पे यहाँ पहले 1 था, तो 2 गुने 1 किए तो 2 मिल गया। आपको समझ में आया ना, कितना मिल गया, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। अब पोटेशियम कितना हुआ, 2 गुने 1 बराबर 2। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 1 है, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से पोटेशियम की परमाणु संख्या कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये जो दिया गया समीकरण है, एक संतुलित समीकरण मिल गया। कैसे, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले संतुलित समीकरण लिखने के लिए पहले हम लोग कंकाली समीकरण को उतार देते हैं। तो हमने उतार लिया, उतार लिया, आपने उतार दिया। चलिए अब देखिए कहाँ गुना किए हैं। पहले 2 में, के में 2 से गुना किए हैं, तो 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, रेड कलर से लिखते हैं। यहाँ पे हमने 2 से गुना किया। फिर H2O में भी 2 से गुना किए हैं, तो 2 लिख दिए। फिर KOH में भी 2 से गुना किए, लिख दिए। और H2 में नहीं गुना किए तो छोड़ देंगे। अब देखिए पोटेशियम 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 2 गुना 4 है, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 है, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखिए तो ऑक्सीजन भी 2 है। इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया और आपने यह भी समीकरण संतुलित करना सीख लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अब आगे, समझते हैं अब आगे। तो चलिए हम समझते हैं 5वें समीकरण को। तो 5वें शब्द समीकरण क्या दिया है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो 5वां शब्द समीकरण दिया है कि अमोनिया प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। समझ में आया। प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि अमोनिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आप बताइएगा कि अमोनिया जो है
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। और अवश्य प्रश्न में 2 नंबर का पूछेगा तो आप लोग इसको लिखिएगा कि अमोनिया जो है क्लोरीन के साथ संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है। अब ये शब्द समीकरण एग्जाम में शब्द समीकरण देता है कि अमोनिया प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। अब इसको दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका कंकाली समीकरण लिख करके इसको संतुलित कीजिए, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम उसको लिखते हैं बड़ी बारीकी से, बड़ी शानदार तरीका से। तो अमोनिया का सूत्र होता है क्या है कंकाली समीकरण में, तो NH3 होता है। ठीक है, क्लोरीन का सूत्र Cl2 होता है, इज गोइंग टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। तो इतनी बात तो आप जानते हैं। समझ में आ गया? ये बातें समझ में आ गई। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, क्लोरीन का सूत्र Cl2 होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है और नाइट्रोजन का संकेत N2 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको एक कंकाली समीकरण समझ में आ गया है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप इसका रफ कर लें, है ना। तो रफ ध्यान से, तो चलिए हम लोग अब इसको संतुलित करते हैं। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, रब कर लेंगे। तो ये दिए गए समीकरण में जो कंकाली समीकरण आपको दिख रहा है, इस समीकरण में जो है ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। हमने पहले ही बता दिया था। तो सबका एक समूह बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे N है तो N की परमाणु संख्या कितनी है NH3 में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है। H की कितनी है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। क्लोरीन दूसरा अभिकारक में Cl2 है, तो Cl में 2 है, इसका मतलब परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ये बातें समझ में आ गई। चलिए उस तरह उत्पाद में ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे N है, तो N की परमाणु संख्या कितनी है, 1, H4 है, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4। उसके बाद क्या है, Cl है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। ये हो गया उत्पाद में पहला समूह। दूसरा समूह में N2 है, N2 इसका मतलब परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ये बातें समझ में आ गई। देखिए समझ जाइए तो जल्दी बनेगा, नहीं समझिएगा तो टाइम लगेगा। तो समझिए, देखिए किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, देख के बना सकते हैं। कैसे किया हमने, तो सबसे पहले हमने कंकाली समीकरण को लिखा। अमोनिया का सूत्र NH3, क्लोरीन का Cl2, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl और नाइट्रोजन का N2। ठीक है, अब संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण को लिखने के लिए हम लोग पहले रफ करेंगे। हमने रफ किया क्या कि जो अभिकारक है उसका एक अलग समूह बनाया, उत्पाद है उसका एक अलग समूह बनाया, किस तत्व में कितनी परमाणु है उसको हमने लिखा, है ना। जैसे यहाँ पे NH3 है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 1 लिखिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है, तो 3 लिख दिया। Cl2 है, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, तो 2 लिख दिया। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 है, तो 4 लिख दिया। क्लोरीन के यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। नाइट्रोजन का कितना है, तो 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा मान देखते हैं। सबसे बड़ा मान किसका है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है ना। तो बराबर कैसे होगा भाई, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो 3 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, तो हो तो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे भी 4 होगा, 4 या तो 6 बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, 6 में अब इस 6 से इसमें गुना करेंगे नहीं, ये सभी समूह में गुना करेंगे, सबके लिए होगा 6। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 4 6 चौका 24 होगा और 6 एकम 6 होगा। बात समझ में आया। क्लोरीन की परमाणु संख्या 6 हो गई, हाइड्रोजन की 6 चौका 24 हो गया और नाइट्रोजन का 6 गुने 1 बराबर 6, तो 6 और 2 को 8 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 8 हो। तो यहाँ पे अब कितना से गुना करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे 6 से गुना किया, तो 6 से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 6 चौका 24, ठीक है, तो 24 हुआ। तो यहाँ पे 24 कैसे आएगा, जब 8 से गुना करेंगे तब ना 24 आएगा। तो 8 तिरका 24 हो गया और 8 गुने 1 बराबर 8, यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन 8 हो गया और हाइड्रोजन 24 हो गया। देखिए तो यहाँ पे भी 6 चौका 24, हाइड्रोजन 24 हो गया और नाइट्रोजन देखिए 6 को और यहाँ पे 2 8 हो गया। और क्लोरीन कितना है, 6 गुने 1 बराबर 6, यानी क्लोरीन 6 है, तो यहाँ पे आप 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी क्लोरीन का मान भी कितना हो गया, 6 हो गया। ये बातें समझ में आ गई। देखिए सब बराबर हो गया, अभिकारक भी बराबर हो गया और उत्पाद भी बराबर हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपको जो है संतुलित समीकरण मिल गया, तो आप पहले कंकाली समीकरण को उतार दीजिए और आपने जहां जहां गुना किया है वहां वहां क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। जैसे हम यहाँ पे 8 से गुना किए हैं तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे Cl2 में 3 से गुना किए थे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 6 से गुना की है NH4Cl में तो 6 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी से नहीं गुना किए तो छोड़ देंगे। अब देखिए तो क्या सब बराबर है, देखिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन 8 गो है, तो यहाँ पे देखिए 6 गो और 2 गो 8 गो हो गया। हाइड्रोजन 8 3 का 24, तो 6 चौका 24, यहाँ हाइड्रोजन भी 24 हो गया। क्लोरीन 3 गुना 6, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 है क्लोरीन। तो आशा करते हैं कि आपको ये समीकरण समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समीकरण को संतुलित करना समझ में आ गया है हमने जो बताया है। और वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसका पार्ट 4 भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी यानी कल मिलेगा। तो आज जो है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सभी बातों को समझिएगा। अगर आज का वीडियो यानी पार्ट 3 आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे तो पार्ट 4 भी जो है आप आसानी से समझ पाएंगे और बहुत आसान लगेगा, आपको लॉलीपॉप लगेगा। तो इसका पार्ट 4 भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को मेरी जितनी भी बातें बताई गई आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, वो आपको मजा आया होगा, आपने सीखा जरूर होगा। इसके साथ देश के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों सभी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप जरूर अगले पार्ट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी कल आपको जो है यह वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, सबको बेस्ट ऑफ लक।